हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरिता क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। ओके, सो फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज विच इज़ टॉप 20 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म्स। ओके, तो आप अगर किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एसएससी, बैंक पीओ, आरबीआई, रेलवे, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। ओके, एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सारे टर्म्स क्लियर होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट टर्म है हमारा इन्फ्लेशन। तो व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? ओके, अगर हम इन्फ्लेशन को डिफाइन करना चाहें तो वी कैन डिफाइन इट एज inflation is the rise in the price of most goods and services of daily or common use like food, clothing, housing and transport. Okay, so देखो जनरली इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन जब भी हमारी जो डेली यूज़ की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी आइटम्स होते हैं, गुड्स होते हैं, लाइक ग्रॉसरी आइटम्स हो गया और क्लोथ्स हो गए, या फिर जो सर्विसेज हम लोग यूज़ करते हैं लाइक ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर रेस्टोरेंट हो गया, तो जब उनके प्राइस में इंक्रीज़ होता है तो वी कैन से कि दिस इज़ इन्फ्लेशन। ओके, सो इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। और अगर हम जनरल लैंग्वेज में देखें कि आम बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं महंगाई। ओके, कहते हैं ना हम लोग कि देखो कितनी महंगाई बढ़ गई है, और सो इट इज़ इन्फ्लेशन। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा कि कि क्या इन्फ्लेशन कैसे मेज़र करते हैं, कि क्या क्राइटेरिया है इन्फ्लेशन मेज़र करने का। ओके, सो इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड बाय टू मेन इंडेक्सेस। जो इन्फ्लेशन को हम मेज़र करते हैं, टू मेन इंडेक्सेस होते हैं। पहला होता है हमारा WPI एंड सेकंड है हमारा CPI। ओके, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके थ्रू ही हम लोग इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं। सो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? देखो कोई भी जो भी आइटम्स होता है उसकी दो प्राइस होते हैं, एक बल्क प्राइस और एक जो कंज्यूमर के पास आता है वो प्राइस। मीन्स सपोज़ हमने कोई बुक खरीदी, तो जब हम उसको परचेज़ करने जाते हैं तो उसका प्राइस हमारे लिए डिफरेंट होता है, लेकिन जो शॉपकीपर जो है जिससे हम वो परचेज़ कर रहे हैं उसके लिए, उसने जो बुक परचेज़ की है उसके लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि उसने बल्क में परचेज़ की है। हम तो खाली एक ही बुक परचेज़ करेंगे, लेकिन उसने वही बुक बहुत सारी बुक उसने परचेज़ करी होगी, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों को डिलीवर करनी होगी। सो जब उस शॉपकीपर के लिए वो प्राइस, उस बुक का प्राइस डिफरेंट होगा और हमारे लिए उस बुक का प्राइस डिफरेंट होगा। ओके, तो जो हमारे लिए जो उस बुक का प्राइस होगा उसे कहेंगे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि वी आर द कंज्यूमर। एंड जो शॉपकीपर होगा उसके लिए जो उस बुक का प्राइस होगा वो होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो दीज आर टू इंडेक्सेस थ्रू विच वी कैन मेजर इन्फ्लेशन। ओके, और एग्ज़ाम में जैसे एसएससी या बैंक पीओ में कभी कभी इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WPI एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPI। ओके, सो अभी बात करते हैं कि भाई ये मेज़र कौन करता है, इन्फ्लेशन को कौन मेज़र करता है। तो हमारे एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वो इन्फ्लेशन को मेज़र करती है। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो जो मेन कॉज होता है इन्फ्लेशन का वो होता है हमारा हाई डिमांड एंड लो प्रोडक्टिविटी। ओके, मीन्स जब भी किसी भी आइटम्स की, गुड्स की प्रोडक्टिविटी कम होगी लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस राइज ही हो जाएगा। मीन्स जब मीन्स सपोज हम कुछ बुक या पेन ही ले लो, पेन परचेज़ करने जाते हैं, उस शॉप में वो पेन बस एक ही है लेकिन परचेज़ करने वाले 2-3 पर्सन हैं, तो क्या होगा, वो शॉपकीपर उसको पेन को उस पर्सन को देगा जो उसका ज़्यादा प्राइस देगा। ओके, सो इस वजह से प्राइस हाई हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट कॉज है हमारा एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी। मीन्स इसमें क्या होता है कि जब भी मार्केट में जब भी मनी की एक्सेस सर्कुलेशन हो जाती है, मीन्स लोगों के पास जब ज़्यादा पैसे आते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो अब आप कहोगे कि भाई पैसे जब ज़्यादा आ गए तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ गया? लोगों के पास पैसे हैं तो वो खर्च करेंगे। दिस इज़ द रीज़न कि भाई लोगों के पास पैसे हैं तो हर, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही हैं, सब बंदों के पास पैसे हैं, सभी पर्सन के पास पैसे हैं, वो सभी उस चीज़ को, एक पर्टिकुलर चीज़ को लेना चाहेंगे। तो उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देंगे कि भाई हाँ ये चीज़ मेरे पास हो। तो जब एक्सेस सर्कुलेशन होता है मनी का, तब भी इन्फ्लेशन राइज होता है। ठीक। सो इस एक बात और है कि जब इन्फ्लेशन राइज होता है तो जो मनी की परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज़ होती है। मीन्स देखो इसमें क्या होता है कि मनी, जैसे सपोज़ आज हमने 20 रुपीज़ में 2 बिस्किट के पैकेट लिए, ठीक। जब इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया तो उस 20 रुपीज़ में अब खाली एक ही बिस्किट का पैकेट हम परचेज़ कर सकते हैं। सो क्या हुआ इसमें, जो 20 रुपीज़ की वैल्यू थी वो कम हो गई। मीन्स पहले जब हम 20 रुपीज़ में 2 बिस्किट के पैकेट परचेज़ कर रहे थे, वहीं जब इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया तो बस हम एक ही बिस्किट का पैकेट परचेज़ कर पाए। मीन्स पहले हम ज़्यादा सामान ले रहे थे 20 रुपये में और अब हम कम सामान ले रहे हैं। सो ये हुआ कि 20 रुपये का जो वैल्यू है वो कम हो गई। ठीक है। इसको एक तरह से और देखते हैं कि हमारे घर में जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे ज़माने में तो 1 रुपये की बहुत वैल्यू थी, 1 रुपये में बहुत सारा सामान आ जाता था, लेकिन आजकल 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। सो दिस इज़ द डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ओके। सो अभी प्रेजेंट में इन्फ्लेशन रेट है हमारा 5.91%। ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लेशन। आई थिंक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट टर्म है हमारा डिफ्लेशन। सो डिफ्लेशन इज़ डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके। सो ये जस्ट इन्फ्लेशन का अपोजिट है, जहाँ इन्फ्लेशन में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइस में इंक्रीज होता था, वहीं डिफ्लेशन में उनका प्राइस लेवल डिक्रीज होता है। ओके। एंड डिफ्लेशन अकर्स व्हेन द इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो 0%। एंड नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट मीन्स क्या, जब इन्फ्लेशन 0% हो जाता है या से भी कम हो जाता है या नेगेटिव में चला जाता है, तब डिफ्लेशन अकर होता है। बट बेसिकली ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी कंट्री की बहुत ही पुअर हो जाएगी। सो ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट के ये इसके कॉजेज़ क्या होते हैं डिफ्लेशन के। तो जो इन्फ्लेशन के कॉजेज़ थे उसका जस्ट अपोजिट जो कॉज होते हैं वो होते हैं डिफ्लेशन के, लाइक लो डिमांड एंड हाई प्रोडक्टिविटी एंड डिक्रीज इन मनी सप्लाई। ओके। मीन्स जब किसी भी आइटम की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और उनकी डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। एंड सेकंड है कि डिक्रीज इन मनी सप्लाई, वही है अगर लोगों के पास पैसे कम आएंगे तो वो परचेज़ उसको कम करेंगे, परचेज़ कम करेंगे तो यानी उस चीज़ जो भी आइटम है उसका डिमांड कम होगी। सो उसका जो प्राइस है वो लो हो जाएगा। ओके। सो दिस इज़ अबाउट डिफ्लेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म है हमारा कैश रिजर्व रेशो। ओके। कैश रिजर्व रेशो इज़ द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट द बैंक्स हैव टू कीप विद RBI। ओके। देखो क्या होता है कि जो भी बैंक्स होते हैं उनको कुछ अपना सर्टेन अमाउंट्स RBI में रिजर्व करके रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो वो ही अमाउंट, उसको ही हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। ओके। ये रूल है, ये RBI ने रूल बनाए हैं कि जो भी बैंक है उनको कुछ अमाउंट अपना एज अ सिक्योरिटी आपको RBI के पास रखना होगा, ताकि जब इमरजेंसी कंडीशन में वो आपको उसको उस फंड को बैंक यूज़ कर सके। ओके। सो नेक्स्ट क्या है कि जो बैंक्स
do not get any interest on the money that is with RBI under the CAR requirement. मीन्स जो भी मनी बैंक RBI में रखते हैं एज अ CRR, तो उसमें जो RBI है बैंक को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है, बैंक्स इस पर कोई भी मनी अर्न नहीं करती हैं, जस्ट उन्हें अब एक फंड रखना पड़ता है RBI के पास। ओके, एंड नेक्स्ट है कि CRR इज द इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ RBI टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ओके, मीन्स CRR के थ्रू RBI जो इन्फ्लेशन रेट है उसको कंट्रोल में रखता है। मीन्स क्या होता है इसमें, देखो क्या करता है RBI कि जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो RBI है वो CRR का परसेंटेज को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो बैंक है उनको ज़्यादा अमाउंट में फंड RBI के पास रखना पड़ता है। तो इसके लिए वो जो बैंक्स जो भी लोन्स देते हैं लाइक होम लोन्स, एजुकेशन लोन्स, उस पे जो इंटरेस्ट लेते हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं। एंड ऑन द सेम वे जो उनकी फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स होती हैं या फिर सेविंग अकाउंट्स में जो भी वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को, वो डिक्रीज़ कर देते हैं, तो जिससे कि पब्लिक को पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, उनके पास पैसे कम आते हैं। तो अब जब पैसे कम आएंगे तो वो पैसे कम खर्च करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम हो जाएगा। ओके, दिस इज़ द प्रोसीजर जिसके थ्रू RBI इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ओके, सो अभी प्रेजेंट में CRR रेट है 3%, इससे पहले वो 4% थी, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अभी रिसेंटली RBI ने इसको कट कर दिया है 3% पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टर्म है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या होता है, देखो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटीज़। ओके, ये भी जस्ट लाइक CRR की तरह ही है। मीन्स CRR में भी जैसे बैंक्स को कुछ फंड्स RBI के पास डिपॉजिट करना पड़ता था, इसमें भी कुछ फंड्स बैंक को RBI के पास डिपॉजिट करना पड़ता है, बट डिफरेंस है कि जहाँ कैश रिजर्व रेशो में कैश ही वो डिपॉजिट कर सकते थे, यहाँ पे SLR में जो फंड है वो कैश के फॉर्म में या फिर गोल्ड के फॉर्म में या फिर अदर सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में वो रख सकते हैं RBI के पास। ओके, सो एंड नेक्स्ट क्या है कि ये जो SLR है इज डिटरमाइंड थ्रू एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। मीन्स कि SLR कैसे डिटरमाइन करते हैं, कोई भी बैंक का SLR कैसे डिटरमाइन होगा, तो जो RBI है वो डिटरमाइन करता है SLR को कि जो भी बैंक है उनकी जो टोटल डिमांड और जो टोटल टाइम लाइबिलिटीज़ है, टाइम डिपॉजिट्स हैं, उसके परसेंटेज के बेसिस पे वो SLR डिसाइड करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, टोटल डिमांड डिपॉजिट या टोटल टाइम लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, देखो, जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं लाइक सेविंग अकाउंट्स हो गए, करेंट अकाउंट्स हो गए, जिसमें कि जो पब्लिक है डिमांड के अकॉर्डिंग पैसे जो है डिपॉजिट करती है। मीन्स जब उनको रिक्वायरमेंट होगी वो अपना पैसे निकाल लेगी या पैसे अपना बैंक से मांग लेगी। बट टाइम लाइबिलिटीज़ में होती हैं, कि कुछ टाइम फिक्स कर देती है बैंक कि भाई इतने टाइम तक आप पैसे को वापस नहीं दे सकते, ये इतने टाइम तक ये पैसे हमारे पास ही रहेंगे, लाइक फिक्स डिपॉजिट्स हो गए ना। तो ये होते हैं हमारे डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट्स। ओके, इस की जो टोटल परसेंटेज है उसी बेसिस पे वो SLR डिसाइड होता है। ओके, नेक्स्ट है कि बैंक कैन अर्न रिटर्न ऑन द मनी अंडर SLR। ओके, मीन्स इसमें क्या है कि जैसे CRR में बैंक्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता था, RBI कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता था बैंक्स को, बट SLR में जो भी फंड RBI के अंदर वो रखता है उसमें कुछ इंटरेस्ट RBI प्रोवाइड करता है बैंक्स को। ओके, तो बैंक्स कुछ मनी इस पे अर्न कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट के करंट SLR क्या है, करंट SLR हमारा है 18.50%। तो एंड इसके अलावा इसकी मैक्सिमम लिमिट है हमारी 40% एंड मिनिमम लिमिट है हमारी 0%।
मीन्स बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ SLR। सो मैक्सिमम लिमिट्स है मीन्स 40% है, 40% से ज़्यादा RBI SLR को नहीं बढ़ा सकता है, और मिनिमम तो ज़ीरो है, मतलब बिल्कुल भी नेगेटिव कर सकता है, मतलब ख़त्म कर सकता है SLR रेट को। RBI के पास ये पावर है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट SLR। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा बैंक रेट। ओके, तो बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट इज़ द रेट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ फॉर लैंडिंग फंड्स टू द कमर्शियल बैंक। ओके, मीन्स जब भी सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक है उनको कुछ मनी देता है, फंड्स देता है, तो उस पर जो भी वो इंटरेस्ट लेता है उसको कहते हैं बैंक रेट। ओके, जब भी कमर्शियल बैंक्स को जो भी मीन्स अगर उनको इमरजेंसी कंडीशन में कोई नीड होती है फंड्स की, तो वो RBI से, जो कि हमारा कंट्री का सेंट्रल बैंक है, जो कि बैंकर्स बैंक भी कहते हैं RBI को, वहाँ से मनी वो बोरो करता है और उस पर जो इंटरेस्ट पे करता है उसको कहते हैं हम बैंक रेट। ओके, नेक्स्ट है कि बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट जो करंट बैंक रेट है 4.65% है। ओके, तो these are some terms related to banks and financial industry, and I hope आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, एंड शेयर भी कीजिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन keep smiling and keep learning. Bye.